Hello everybody, a very good afternoon to all of you. Welcome to Surgery Online, the platform where you get the success in a sure manner because इस बार दिल से ठान लिया है, इस बार तो पक्का पार। आई होप बहुत अच्छे होंगे। मस्त तरीके से जितना स्टील का कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ बेहतरीन तरीके से जहन में बिठा रहे होंगे, समझ आ रहा होगा जो मैं आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ले देकर कहने का मतलब है उम्दा तरीके से जिंदगी को जी रहे होंगे। हम तो दिल से कहना चाहते हैं सभी को जो यहाँ प्रेजेंट है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जो फ्यूचर में हमें देखेंगे उनको भी हमारी तरफ से ये विश, बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारी दुआएं आपके साथ, हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ, आपकी जिंदगी ऐसे ही खुश नसीबी के साथ कटती रहे। सो बाय द वे जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज दोज हु आर प्रेजेंट हियर, टेल मी हाउ आर यू ऑल। जल्दी बताएंगे कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग, जल्दी से बताएंगे प्यारे दोस्तों। और हमने कुछ प्लान किया है गेट वालों के लिए, शायद से आज शाम को आप लोगों के लिए कुछ अनाउंसमेंट होगी, बट हम बताना चाहेंगे। चले बच्चे आए तो फिर बताएंगे, अभी नहीं। चले, कितना टाइम हो गया सर क्लास को? अरे अभी कहाँ क्लास तक टाइम हुआ, जस्ट स्टार्ट हुई है, 1 मिनट भी नहीं हुआ, अभी क्लास स्टार्ट ही हुई है। ठीक है, चलिए जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग कैसे हैं, आप लोग कैसे हैं सारे, जल्दी से बताएंगे। आई एम फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। चलिए अच्छी बात है। जग्गा जासूस जी हमेशा की तरह स्माइल अपने फेस पर रहती है, मस्त बिंदास शानदार जबरदस्त सब है अपने पास। ठीक है सर, नए जोश में है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, रोज वाला जोश है, इसमें इंट्रोडक्शन मत लिखा करो एडिटर जी। तो भाई कौन इतना सजेशन देने वाला आ गया। सर जी आपकी लुकिंग बहुत गजब है। अच्छा चलिए अच्छी बात है। लेटरल एंट्री बीटेक स्टूडेंट कैन अप्लाई IAS। हाँ पहले बीटेक पार तो कर लो। हाउस द जोश, बेहतरीन। अच्छा ये बताओ आप लोग कि मैंने जो मोटिवेशनल स्पीच दी कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? अगर कुछ सीखने को मिला, कुछ अच्छा लगा, एक कोट भी पसंद आ गया ना, दिल को छू गया, सीधा दिल को चीरते हुए दिल के अंदर ही बैठ गया, तो थम्स अप करके देंगे, नहीं तो डाउन। जल्दी बताएंगे प्यारे दोस्तों whether you got something from the motivational speech or not। जल्दी से थम्स अप और थम्स डाउन। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं आज हम करने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्तों डिजाइन ऑफ लेसिंग्स, डिजाइन ऑफ बैटनिंग्स, डिजाइन ऑफ बेसिस, डिजाइन ऑफ स्प्लाइसेस। ये मेरी कोशिश रहेगी आज के लेक्चर में ये चारों चीजों की इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन आप लोगों को लिखवा दूं जो पेपर में आती है। देखी नहीं अभी, दिनेश कुमार जी देखिए, एडवाइस करना चाहूंगा, जरूर कुछ सीखने को मिलेगा, जैसा कि और बच्चों को देखने को मिल रहा है, कुछ सीखा। चलिए बच्चों ने कुछ सीखा, न्यूमेरिकल भी कराओ, केवल कंसेप्ट ही समझ नहीं आता। अरे कराता तो हूं न्यूमेरिकल, आप लोगों को मैंने PDF प्रोवाइड करा था न्यूमेरिकल्स का, आई होप आपको कम्युनिटी में मिल गया होगा। स्टील के सॉल्व्ड करे हुए मेरे खुद के न्यूमेरिकल्स मैंने प्रोवाइड करे थे, आप लोग वो देख लेना जिन्होंने नहीं देखा। सर आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है, लाइव अटेंड नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं यार इंजीनियरिंग जी। सर स्टील में कन्वेंशन के लिए मेनली कहां से पढ़ूं? अब ये क्या बताऊं मैं आपको, कोई अच्छा सा किताब देख के बताना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाओ। देखिए UPSSC क्यों बंद करा? क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आता था, इसलिए बंद करा गया। स्लैब बेसिस एंड कॉलम्स आज कराए जाएंगे आप लोगों को। हाँ जी, मदन सेन। देखिए कृष्ण बदिया जी, आप अगर बीटेक पास आउट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, पास आउट नहीं है तो नहीं करोगे, एक बारी पास आउट हो जाओ फिर करेंगे। ठीक है चलिए बहुत बढ़िया, मैं एकदम मस्त हूं। मैं क्या कह रहे हैं, ESC क्वालिफाइड हूं, अच्छी बात है। आप ESC क्वालिफाइड है तो बहुत अच्छी बात है, ESC क्वालिफाइड है तो यानी आपको ज्ञान है। चलिए, और ज्ञान वालों की इज्जत हमारे दिल में अलग ही होती है। हम स्टार्ट करते हैं। रुद्र प्रताप जी का आंसर नहीं देना चाहेंगे हम। बाय द वे लेडीज एंड जेंटलमैन, सबसे पहले मैं आप लोगों को करवाना चाहूंगा डिजाइन ऑफ लेसिंग्स। देखिए डिजाइन नहीं करवाऊंगा, बेसिकली मैं यहां पर JE पढ़ा रहा हूं, मैं आप लोगों को JE पढ़ा रहा हूं, मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल नहीं आएगा, गारंटी देता हूं। पेपर में क्या आने वाला है, कोडल प्रोविजंस। पेपर में जो आप लोगों को आनी है वो आनी है कोडल प्रोविजंस,
कंसेप्ट्स आना है पेपर में, सारा का सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आ जाते हैं पेपर में, तो वो सारी चीजें वो हम समझेंगे यहां पर, और मेरी कोशिश रहेगी समझा दूं और समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है मेरे प्यारे दोस्तों, व्हाट इज लेसिंग। ये लेसिंग क्या होता है। मैंने आप लोगों को कहा आपके पास दो कॉलम है, और ये कॉलम जो है ना ये बहुत पास पास है, पास पास है। आपको इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर खड़ा करना है। जरा दिमाग को खोल के बैठिएगा। जैसे ही आप इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगाते हो, अभी भैया इस कॉलम के ऊपर स्ट्रक्चर के कारण लोड आता है, सिंपल सी बात है, आएगा। लेकिन जरा ध्यान देंगे यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों, जब ये लोड आएगा और ये दो कॉलम अलग अलग है, दो कॉलम अलग अलग हैं, तो भैया अलग अलग कॉलम मेरे लिए घाटा कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग है ना, यूनिटी में ताकत होती है और अलग अलग तो अलग ही होता है। कमजोर होगा, इस पर लोड पड़ा, ये हल्का सा बकल होने के चांसेस रख सकता है, लेकिन इस पर लोड पड़ा, ये भी चांसेस रख सकता है। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इनको आपस में जोड़ दूं, मेरी भाषा को, शब्दों को, इरादों को, कंसेप्ट को, सबको समझिएगा। अगर इन दो कॉलम्स को किसी भी तरीके से आपस में जोड़ दूं, इनको एक कर दूं, इनके बीच में रिश्ता जोड़ दूं, तो भैया अब हो गया ये एक कॉलम। अब इसकी ताकत बढ़ गई, 1 से 2 भले। समझ आ रहा है जो कहना चाहता हूं? तो ये असल में दो कॉलम्स को जोड़ा जब जाता है तो अलग अलग तरीकों से जोड़ा जाता है। देखते हैं, सपोज ये कॉलम बहुत पास है, इनके बीच का गैप बहुत कम है, तो मैं क्या करूंगा, जब गैप जो है वो बहुत कम होगा, लिमिटेड मतलब मिनिमम, तो मैं क्या करूंगा यहां पर प्यारे दोस्तों, अपना रिवेट्स या बोल्ट्स, इनकी हेल्प से इन दो कॉलम को बांध सकता हूं, ज्वाइन कर सकता हूं। लेकिन अगर गैप थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, इंक्रीज कर दिया गया, तो रिवेट काम नहीं आएगा। मैं लिखूंगा वहां पर, रिवेट किसी भी हालत में काम नहीं आ सकता। यार वो समझने की कोशिश करो ना इस चीज को। जब गैप कम होगा तो रिवेट काम आ जाएगा, बोल्ट से जोड़ दूंगा, एक बन जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लेकिन अगर गैप बढ़ गया तो रिवेट आएगा क्या काम में? अरे किसी हालत नहीं आ सकता। तो यहां से मैं एक चीज तो जानता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, कि जब रिवेट काम नहीं आएगा लेकिन जोड़ना तो पड़ेगा, तो कैसे जोड़ूंगा? आपने रोजमर्रा की जिंदगी में कभी रेलवे स्टेशन पर गए होंगे तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स देखे होंगे। सपोज ये कॉलम थोड़ी दूरी दूरी पर है, ये दो कॉलम है और ये दूर है, तो हम क्या करते हैं, इन दो कॉलम्स को कुछ ऐसे जोड़ देते हैं। ऐसा भी जोड़ा जाता है जनरली, और दूसरा चीज ये कॉलम ऐसा भी जोड़ा जाता है। देखेंगे जरा, यहां पर ये है और ये है, ये कॉलम ऐसा भी जोड़ा जाता है। समझ आ रहा है? तो ये कर क्या रहा हूं, दो दूर कॉलम को एक तरह से जोड़ रहा हूं, एक बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान रखेंगे, जब आप लोग ये सीधी सीधी डंडियों से, ये डंडियां क्या है, स्टील की प्लेट्स हैं और कुछ नहीं, स्टील के फ्लैट हैं, एंगल हो सकते हैं, बताऊंगा, रुक जाओ अभी। जब सीधी सीधी डंडियों से जोड़ा जाता है, इन डंडियों को क्या बोला जाता है, बैटनिंग्स। इन डंडियों को बोला जाता है बैटनिंग्स, और जब ऐसे एंगल पर जोड़ा जाता है तो इनको बोला जाता है लेसिंग्स। समझ आया बेसिक मतलब क्या है लेसिंग्स का और बैटनिंग्स का? जरा और ध्यान में देखो इस चीज को। आपको अगर पेपर में कौन सा बीम, ये बीम नहीं है, ये दो कॉलम को जोड़ा जा रहा है यारो। आपको अगर पेपर में ये कह दिया जाए सपोज कि कॉलम और बैटनिंग्स और लेसिंग्स के बीच का डिफरेंस बताओ, कैसे बताओगे? क्या ये कहोगे कि सीधा सीधा तो मेरा हो गया बैटनिंग और टेढ़ा जो एंगल पर हो गया वो हो गया लेसिंग? अरे नहीं, थोड़ा डेफिनेशन टेक्निकल भाषा में दूंगा, सुनो अभी क्या होता है प्यारे दोस्तों यहां पर, कि बैटनिंग्स जो होता है ना, बैटनिंग्स ये क्या करता है, इट इज यूज फॉर फोर्स ट्रांसफर।
भैया याद रखेंगे जनरली बैटनिंग्स जो होता है ये अपने अंदर में से एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक फोर्स को ट्रांसफर करने के काम आता है। और लेसिंग्स जो होती है जनरली ये किस लिए यूज होती है? टू प्रिवेंट बकलिंग ऑफ कॉलम। ये इंपॉर्टेंट चीज है, शायद किताबों में आपको ढूंढना पड़े क्योंकि मुश्किल से दिखती है चीजें, तो जरा ध्यान रखेंगे कि बैटनिंग्स जो होता है वो फोर्स को ट्रांसफर करने के काम आता है और लेसिंग्स जो होती है वो बकलिंग रोकने के काम आती है। क्या लेसिंग्स फोर्स को ट्रांसफर नहीं करती? करती है लेकिन मेजरली बकलिंग रोकने के काम आती है। ठीक है, चलिए दो फर्क समझ आए आई होप आप लोगों को। लेसिंग्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। सबसे बड़ी बात लेसिंग के लिए हम लिखेंगे मेन कंसेप्ट क्या होते हैं वो चीजें समझनी है। ठीक है, चलिए तो ये मिटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हेडिंग डाल लो ऊपर लेसिंग्स। आगे बात आती है मेन एग्जाम के लिए डिजाइन इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लेकर चलिए। सुजीत कुमार जी टेंशन मत लो, मेन के लिए तैयारी अलग से करवा दूंगा, बट अभी प्री की तैयारी करके चल लो। मेंस प्री निकल जाएगा तो मेंस तो मैं निकलवा दूंगा गारंटीड। ठीक है, साम दाम दंडभेद निकलवा दूंगा पक्का। ठीक है, तो उसकी टेंशन मत लो। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। लेसिंग्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सबसे पहला पॉइंट, इट इज यूज्ड टू connect members for built up columns। मेरी बात समझ आई आपको? देखिए मैंने कहा दो कॉलम को आपस में ज्वाइन करते हैं, इस तरह के कॉलम को क्या कहते हैं? बिल्ट अप कॉलम। ठीक है, दूसरा चीज क्या आता है यहां पर? दो कॉलम को जोड़ के सिंगल बनाया जाता है ना। मेजरली पॉइंट लिखो, इट इज यूज्ड टू कैरी, या फिर मैं लिखूंगा इट इज यूज्ड फॉर ट्रांसवर्स शियर। ये क्या होता है जरा समझेंगे इस चीज को। ट्रांसवर्स शियर ऑफ 2.5% ऑफ टोटल लोड। जरा ध्यान देंगे मेरी स्टेटमेंट पर। सपोज मैंने कहा दो कॉलम है, ये कॉलम ऐसे ऐसे लेसिंग इसमें लगा रखी है। भैया आपको कह रहे हैं कि कॉलम के ऊपर ना W लोड पड़ रहा है, तो जरा ध्यान देंगे। देखो W लोड ऐसे जनरली पड़ना चाहिए, लेकिन यहां से यहां की तरफ भी जाता है, यहां भी आता है और यहां भी आता है। तो ये चीज जो इस डायरेक्शन में फोर्स जाने की कोशिश कर रहा है वो कहलाता है ट्रांसवर्स फोर्स, और वो ही फोर्स शियर कॉज करता है। तो समझेंगे मेन लोड जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाता है एक्सिस के तो कहलाता है ट्रांसवर्स शियर, और ये लेसिंग जो होती है ना ये 2.5% ट्रांसवर्स शियर को रेजिस्ट करती है, सहती है। तो मेजर पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, तीसरा लिखेंगे प्यारे दोस्तों, जनरली तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, जनरली lacings are connected by single rivet. If one rivet is not sufficient, then ऐसा नहीं होगा कि आपने एक रिवेट आपका अगर सफिशिएंट नहीं हुआ तो आप 2-3 दे दो। ना, आप क्या करोगे वहां पर? अगर एक रिवेट सफिशिएंट नहीं है ना तो मेरे प्यारे दोस्तों वहां पर रिवेट का डायामीटर बढ़ाने की कोशिश करना, नंबर ऑफ रिवेट्स मत देना। ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट्स देने का घाटा क्या होता है अभी बताऊंगा। सपोज मैंने कहा देन इंक्रीज डायामीटर ऑफ द रिवेट, नॉट नंबर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप लोग। क्यों मैंने ऐसा बोला आप लोगों को प्यारे दोस्तों? देखिए क्या होता है यहां पर कि आपने अगर नंबर ऑफ रिवेट्स दे दिए, सपोज मैंने कहा ये आपका लेसिंग्स था कुछ ऐसा, यहां पर आपने क्या करा, एक रिवेट और दो रिवेट, एक रिवेट और दो रिवेट, तो भैया दो रिवेट आने से ना मोमेंट आ जाता है। इस बात को समझना, ये आपको लिखा नहीं पाएगा, बिकॉज बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ रिवेट्स देयर कैन बी मोमेंट।
तो अभी अगर मेरे स्ट्रक्चर के अंदर मोमेंट आ गया अलग से, तो मोमेंट के लिए डिजाइन करना पड़ेगा, फिर घाटा पड़ जाएगा ना। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि डायामीटर बढ़ा दे, नंबर ऑफ रिवेट्स ना बढ़ाए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अच्छा, आगे की तरफ हम देखेंगे, ये मिटा रहा हूं मैं, स्ट्रक्चर को बनाना चाहूंगा। देखिए क्या होगा आगे। सपोज मैंने कहा आपके पास कॉलम है और इस कॉलम को आपने रिवेट्स की हेल्प से, ये कॉलम मेरा इतने मोटाई का है और इस कॉलम को आपने लेसिंग कर रखी है, यहां पर एक रिवेट, यहां पर एक, यहां पर एक रिवेट। ठीक है, देखो सबसे बड़ी बात, मेजर बात जो आपको याद रखनी है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रिवेट, ये क्या होती है। तो भैया अगर मैं ध्यान से समझूं, एक रिवेट यहां और एक रिवेट यहां, ऐसे स्ट्रक्चर को क्या कहता हूं? जब एक एक रिवेट होता है ना, जब एक एक रिवेट होता है दोनों जगह, तो मैं कहता हूं वहां पर मेरा स्ट्रक्चर हिंज है। जरा ध्यान से समझेंगे। सपोज दिस इज माय लेसिंग बार, ये एक लेसिंग है और यहां पर मैंने एक पेच ठोक दिया इस किनारे पर। जब मैं पेच ठोकूंगा तो ये आगे पीछे नहीं जा पाएगा लेकिन घूम पाएगा। इस तरह के सपोर्ट को क्या कहता हूं? हिंज कहता हूं। समझ आ रहा है? और हिंज में इफेक्टिव लेंथ क्या होती थी? पूरी की पूरी लेंथ कनेक्शन के बीच की। अब जरा लिखो इस चीज को कि मैंने कहा एक एक रिवेट ही ज्वाइन करोगे आप, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी? देखो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगी यहां पर? इफेक्टिव लेंथ ऑफ लेसिंग्स बार इज L1। L1 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द, L1 क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द टू रिवेट्स। क्लियर हुआ क्या? जरा ध्यान देंगे, इस रिवेट के सेंटर से लेके इस रिवेट के सेंटर तक का टोटल डिस्टेंस कहलाता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रिवेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, आगे आगे चलो। एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को यहां से। देखिए क्या होता है कि सिलेंडरनेस रेशियो मैक्सिमम कितनी होगी लेसिंग वाले सिस्टम की? द सिस्टम विच इज हैविंग द लेसिंग इज हैविंग द मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो ऑफ, लिखेंगे यहां पर जेंटलमैन एंड जेंटलेडीज कि मैक्सिमम सिलेंडरनेस रेशियो कितना होता है? मैक्सिमम लैम्डा। लेसिंग्स के लिए आप लोगों को ये याद रखना है कि मैक्सिमम लैम्डा 145 होता है। और ये डिजाइन जब करा जाता है तो किस बेस पर डिजाइन होता है? जब ये डिजाइन करा जाता है तो ये डिजाइन होता है कंप्रेशन मेंबर के बेसिस पर, डिजाइन ऑन बेसिस ऑफ कंप्रेशन मेंबर। जो मैं लिखवा रहा हूं इंपॉर्टेंट है, आपके जेई में इसी में से आने के चांसेस हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं। ठीक है, आगे मेरी बात आती है कि आप जो ये दो लेसिंग के बीच का एंगल दे रहे हो, अगर आप यहां पर दो लेसिंग्स के बीच का कुछ एंगल दे रहे हो थीटा, तो इस थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है? ये थीटा कितने से कितने तक वेरी करेगा? 40 से 70 डिग्री तक। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बता रहा हूं, याद रखना है आप लोगों को। एक फिगर में और चीजें समझाना चाहूंगा आपको थोड़ी। क्या दो कॉलम है और इन दो कॉलम को मैं लेसिंग से ऐसे जोड़ रखा है। ठीक है, बात आती है यहां से मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर एक रिवेट, यहां पर एक रिवेट, यहां पर एक और यहां पर एक, दो सेंटर ऑफ रिवेट के बीच का डिस्टेंस है C। जरा समझना जो बताना चाहता हूं, दो सेंटर ऑफ रिवेट के बीच का डिस्टेंस है C और ये C क्या है? जितना ज्यादा C होगा, इमेजिन करो दिमाग में मेरी बातों को, C पहले इतना है और बढ़ाया, C इतना कर दिया, ज्यादा हो गया ना। और ज्यादा C में क्या चीज आने के चांसेस होते हैं? बकलिंग आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ये C ज्यादा हो गया और लोड पड़ा तो कॉलम यहां से बकल हो सकता है। तो मैं लिखूंगा इफ कॉलम बकल्स इन C, अगर C में मेरा कॉलम बकल होता है देन इंक्रीज थीटा,
अगर 40 था तो 70 तक मैं उसको इंक्रीज कर सकता हूं, अप टू 70 डिग्री, सो दैट C डिक्रीजेस, C कम हो जाएगा। ये बात आपको याद रखनी है। आप क्या करेंगे, अगर आपका कॉलम C में बकल होता है तो थीटा को बढ़ाओ, थीटा बढ़ाओगे तो ये C कम हो जाएगा। अगर C कम हो गया तो भैया बकल होना कम हो सकता है ना। लेकिन अगर अभी भी देन ऑल्सो कॉलम बकल्स इन C, देन ऑल्सो कॉलम बकल्स इन C। मेरी भाषा को समझो यहां पर, अगर उसके बावजूद C में कॉलम बकल हो रहा है, 70 तक बढ़ा दिया, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाओगे, 70 तक बढ़ा दिया, उससे ज्यादा मत बढ़ाओ, तो फिर आप क्या करोगे, अगर अभी भी कॉलम बकल होता है ना तो यहां पर आएगा यूज डबल लेसिंग्स, यूज डबल लेसिंग्स। ये क्या है, अरे इसी लेसिंग के साथ में ना एक और लेसिंग प्रोवाइड कर दो, या तो ऐसे दे सकते हो, या मैंने कहा आपने लेसिंग दी ऐसे, यहां से क्रॉस लेसिंग दे दो। तो ये दोनों जो एग्जाम्पल है ये है डबल लेसिंग के। आप क्या कर रहे हो, दो बारी लेसिंग दे रहे हो, तो इस तरह के स्ट्रक्चर को मैं कहता हूं डबल लेसिंग। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में पूछ सकता है, आरआरबी में आने के चांस लग रहे हैं। मुझे कोडल प्रोविजन लिखवा रहा हूं, थीटा 40 से 70 के बाद कभी थीटा मत बढ़ा देना, क्योंकि वहां पर इंस्टेबिलिटी आने के चांस हो जाएंगे। 70 के बाद भी अगर बकल होता है तो डबल लेसिंग यूज कर दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहां पर ये लिखवाने वाला हूं कि अगर एक कंपोनेंट की बात करते हो, आप लिखेंगे अगर आप एक कंपोनेंट की बात करते हो तो स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ वन कंपोनेंट, मतलब सपोज मैंने कहा एक लेसिंग की बात चल रही है, ये वाली इस लेसिंग की बात चल रही है, तो एक कंपोनेंट का स्लेंडरनेस रेशियो कितना, हद से हद 50, किसी भी हालत में 50 से ज्यादा मत कर देना। दूसरा, और 0.7 ऑफ लैम्डा एंटायर। मैंने कहा कि ना पूरे कॉलम का लैम्डा जो है वो लैम्डा है, तो 0.7 ऑफ लैम्डा या 50 से ज्यादा कभी नहीं हो जाना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे, ठीक है। एक कंपोनेंट की बात चली यहां पर, समझ आ रहा है जो मैं बताना चाहता हूं। ये कह रहा है सर एंगल बढ़ेगा तो सी घटेगा, यार मुकुल शर्मा जरा समझ के देखते हैं। सपोज मैंने कहा कि ये एंगल पहले 40 था, हाँ ये एंगल मैंने 40 रखा था, आप एंगल को बढ़ा रहे हो, आप एंगल को बढ़ा रहे हो, तो भैया इस वाले को यहां लाने की कोशिश करोगे, ये वाला यहां पर आने की कोशिश करेगा। जब ये यहां पर आएगा तो अगले वाले के बीच में जो डिस्टेंस बचा वो तो कम हुआ ना, ये डिस्टेंस तो कम हो गया, समझ आ रहा है। तो इससे देखा जाता है सी कम हुआ, यहां पर ऊपर गया वो सी कम हो गया, ठीक है। और ये वाले को नहीं, यहां से तो बकल हो ही नहीं रहा। मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाहता हूं। सपोज मैंने कहा, इस कंसेप्ट को समझना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आ गया, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बट समझना है। सपोज मैंने कहा मेरा कॉलम यहां इससे ऊपर बकल हो रहा था, यहां पर बकल हो रहा था, तो मैं क्या करूंगा, अंडरस्टूड है, ये वाला सी बढ़ाऊंगा, ये वाला थीटा बढ़ाऊंगा, ताकि ये वाली साइड यहां पर आ जाएगी और ये वाली साइड ऊपर चली जाएगी, तो ये वाला डिस्टेंस कम और ये वाला डिस्टेंस कम, वहां पर बकलिंग कम होगा, ठीक है। तो अंडरस्टूड है, ये अपने आप समझ में आने वाली चीजें हैं। क्लियर हो रहा है, लिखा, इंपॉर्टेंट चीज बताइए, ध्यान रखेंगे। अच्छा अभी और चीज लिखो यार, इसमें क्या हो गया, इतने में और चीज लिखो यहां पर कि आप ना जो लेसिंग्स प्रोवाइड करते हो, जो लेसिंग्स प्रोवाइड करते हो वो कौन सा सेक्शन दोगे। तो लिखेंगे लेसिंग्स जो दी जाती है वो दो सेक्शन से दी जाती है, या तो वो ISA हो सकता है या वो ISF हो सकता है। दिस इज एंगल एंड दिस इज फ्लैट्स। तो एंगल और फ्लैट्स में से कुछ भी हो सकता है, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। सर सिंगल ठीक है डबल, देखो ये डिपेंड करता है कि लोड कितना आ रहा है, ये लोड पे डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा लोड आता है तो डबल देनी पड़ती है, सिंगल नॉर्मली तक दी जाती है, ज्यादा पे नहीं, ठीक है।
रेलवे स्टेशन पे जनरली हम डबल देने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा लोड आता है। ठीक है, चलिए समझ आया जो बताया। अब ना असल में मैंने ये चीज क्यों बताई आपको, क्योंकि जो हम डायामीटर ऑफ द बोल्ट यूज करेंगे, लिखेंगे डायामीटर ऑफ बोल्ट, ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ लेसिंग बार पर, थिकनेस ऑफ लेसिंग बार पर। कैसे? सपोज मैंने कहा कि आपने जो अपना लेसिंग यूज करा वो 50 mm का था, 55 mm का था, 60 mm का था, 65 mm का था, इससे भी मोटा रख लो कोई दिक्कत नहीं। हम 50 mm पे जो अपना डाया यूज करेंगे वो 16 mm का करेंगे, रिवेट का डाया, बोल्ट का डाया। यहां पर 18 का, यहां पर 19 का कर लो या 20 का कर लो चलो, और यहां पर 22 का, ये याद करना है। अच्छा, मैंने कहा यहां पर कि अगर सपोज 70 का रख दिया फिर क्या करोगे, तो भैया एक जनरल फॉर्मूला अगर मैं देखूं ना इस चीज को एनालिसिस करने के बाद, 16 तिये 48, लिखेंगे 16 इंटू 3, 18 इंटू 3 54, 20 इंटू 3 60, 22 इंटू 3 66। अरे अप्रोक्सीमेटली उतना ही जा रहा है। तो यहां से एक स्टेटमेंट अपने आप लिखो आप लोग कि डाया ऑफ द रिवेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इंटू थिकनेस ऑफ बार। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि डाया ऑफ द रिवेट 3 इंटू थिकनेस ऑफ द बार के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होती है। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? चले तो चले, आई होप क्लियर हो रहा होगा। जल्दी से थम्स अप करके बताइए क्या इतना समझ आया आपको जितना भी कराया। एक बच्चा कह रहा है सर वर्टिकल के साथ एंगल लो। हाँ, वर्टिकल के साथ ले लो। देखिए होता क्या है, मैंने जो डिजाइनिंग बताई आपको, ये डिपेंड करता है कि इंसान किस किस हिसाब से डिजाइन करेगा। सच्चाई है। तो आप अगर वर्टिकल के हिसाब से डिजाइन करते हो तो ये एंगल अगर आप लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ाओगे तो सी कम होगा, और अगर आप इसके हिसाब से करते हो तो पर्टिकुलर मेंबर को भी कर सकते हो, ऐसी भी दिक्कत नहीं। डिपेंड्स ऑन द पर्सन, वो कैसे लेता है। ठीक है, चलिए जल्दी से थम्स अप करके बताएंगे कि समझ आया कि नहीं आया। चले, बहुत बढ़िया, बच्चों को आ रहा है। आगे की तरफ मैं जाना चाहूंगा, आजकल बच्चे थोड़े कम आते हैं। आगे की तरफ मैं आना चाहूंगा। देखिए इंपॉर्टेंट कुछ चीजें लिखेंगे कि थिकनेस ऑफ द लेसिंग बार, ये कोडल प्रोविजन लिखवा रहा हूं, याद रखेंगे। थिकनेस ऑफ द लेसिंग बार ये कितनी कितनी होती है, लिखेंगे L1/60 और L1/40। ये होती है डबल लेसिंग के लिए और ये होती है सिंगल लेसिंग के लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि जनरली जो आप थिकनेस रखते हो वो कितनी रखते हो लेसिंग बार की, L1/60 या L1/40, और L1 क्या है, लेंथ ऑफ द लेसिंग बार। ठीक है, याद रखना है। डाया को सही कर दो, डाया सही लिखा है, डाया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाया एकदम ठीक है। गेट की क्लास चल जाएगी, थोड़ा सब्र रखो। ठीक है, ये चीज लिखी है आप लोगों ने। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस लिखते हैं, इससे रिलेटेड समझ आनी जरूरी है वो भी। कुछ इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजंस लिखेंगे इससे रिलेटेड कि इफ द लेसिंग बार इज यूज्ड, इफ लेसिंग बार इज यूज्ड, देन इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय 5%। लिखेंगे effective length of the column is being increased by 5% to take, क्यों बढ़ाऊं, अरे to take care of shear effect। मेरी बात को समझो प्यारे दोस्तों, यहां पर कि shear effect को मद्देनजर रखते हुए आपको क्या करना है,
आपको क्या करना है, अपने इफेक्टिव लेंथ कॉलम की 5% बढ़ा देनी है, ठीक है। दूसरी चीज लिखेंगे कि अगर मैं सिंगल लेसिंग यूज करता हूं, अगर मैं सिंगल लेसिंग यूज करता हूं तो यहां पर इफेक्टिव लेंथ कितनी आ जाती है, L1, लेकिन डबल लेसिंग के केस में कितनी आ जाती है, 0.7 L1। याद रखनी है, डबल लेसिंग हो या मैं कहना चाहूंगा यही मेरी वेल्डिंग से अगर मैंने अपनी लेसिंग जोड़ रखी है तो भी 0.7 L, क्योंकि वहां पर हिंज वाला केस नहीं आ पाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है जो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं। अभी एक चीज छोटी सी देखो, होता क्या है, एक चीज छोटी सी समझने की कोशिश करो। देखो क्या होगा कि सपोज आपने अपने कॉलम को लेसिंग से जोड़ा, हाँ, तो ना किनारों पर आप क्या करते हैं, किनारों पर एंड पर आप ऐसे टाई प्लेट्स प्रोवाइड कर देते हैं। आप हमेशा देखोगे, सर थोड़ी सी स्क्रीन ऊपर करेंगे, थोड़ी सी, आप देखेंगे हमेशा, हाँ, आप देखेंगे कि भैया किनारों पर ना ऐसे सीधी सीधी प्लेट्स लगाई जाती है, इनको नाम दिया जाता है क्या, टाई प्लेट्स। इनको हम बैटन प्लेट्स का नाम भी दे देते हैं कई बारी। अच्छा, काम क्या कर रही है ये, काम क्या कर रही है ये, असल में कुछ नहीं कर रही, ये मेरे कॉलम को डिस्टॉर्ट होने से बचा रही है, कॉलम को डिस्प्लेस नहीं होने देगी किसी भी हालत में। तो लिखूंगा इट प्रिवेंट्स डिस्टोर्शन ऑफ कॉलम्स। याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा असल में लेसिंग्स का क्राइटेरिया था। आई होप समझ आया होगा आपको कि लेसिंग्स का क्या क्राइटेरिया होता है। जल्दी से एक अंगद यादव कह रहा है सर 400 प्लस रहेंगे यूपी ट्रिपल एससी में, हमने शेयर किया है, आप क्लास चलाइए। सर देखो यार, मैं क्लास तो चला दूंगा बट सीरियसली रिस्पॉन्स नहीं था, मैनेजमेंट ने बंद ही करवा दी क्लास। मैं क्लास चला दूंगा, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो क्लास में रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो बड़ी दिक्कत हो रही है, ठीक है। चले कोई बात नहीं, आर्यन राज कोड खोल के बैठा है, जगविंदर इसी बहाने उसका रिवाइज हो जाएगा। आप लोग भी खोल के बैठो, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है। आर्यन राज अच्छा स्टूडेंट है, गेट में भी अच्छा स्कोर रहा है उसका। चले हम जगविंदर की एक बात बताना चाहते हैं। सुबेरे मेरी इससे बात हुई गेट के रिजल्ट वाले दिन, तो इसने मना कर दिया, मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। फिर जब इसने अपना स्कोर कार्ड भेजा तो अच्छा नंबर स्कोर करके बैठा है ये, और ये इसको गेट वाले दिन बुखार था, पेपर भी बुखार में देने गया। ये अच्छा लगा मुझे कि इसने हिम्मत दिखाई और फतेह हासिल कर आया, जीत कर आया, सेलेक्टेड हुआ है, ठीक है। आई होप जेंटलमैन लेसिंग समझ में आया होगा आप लोगों को। दिस इज ऑल अबाउट द लेसिंग। जेई लेवल का लेसिंग यही है, पूछेगा तो इसी में से कोडल प्रोविजन यही होता है उसका। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की बात आती है प्यारे दोस्तों बैटनिंग्स। देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि लेसिंग्स और बैटनिंग्स में फर्क क्या है। बैटनिंग्स लोड को ट्रांसफर करता है, क्या करता है, लोड को ट्रांसफर करता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये हमेशा और हमेशा हॉरिजॉन्टल होता है। ये बातें आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो मैं आगे इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखवा देता हूं, फिर उसके बाद मैं मेन पिक्चर पर आऊंगा। पिक्चर तो समझ आई गई होगी जो मैंने पहले बनाई थी। अभी मेन पॉइंट्स लिखेंगे कि भैया इट इज ऑल्सो यूज्ड टू कनेक्ट मेंबर्स फॉर्म बिल्ट अप कॉलम्स। बताया मैंने आप लोगों को। पहला पॉइंट, ये क्या करता है, ये मेंबर्स को कनेक्ट करता है और बिल्ट अप कॉलम बनाता है। दूसरी चीज भैया हम यूज क्या कर सकते हैं, यूज्ड मेंबर्स लिखूंगा बैटन्स जो होते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, ISA ISF, ये बात आपको याद रखनी है। तीसरा पॉइंट क्या आ सकता है, देखो इंपॉर्टेंट चीज, मिनिमम 4 बैटन हैज टू बी यूज्ड, मिनिमम 4 बैटन्स हैज टू बी यूज्ड। ये बात हमेशा याद रखना, 4 बैटन से कम कभी मत यूज करना। कैसे, मैंने कहा आप लोगों को, सपोज ये 2 कॉलम है
तो 2 कॉलम को जोड़ने में जो आप लोग बैटेंस यूज करोगे 1 2 3 4, इससे कम कभी मत करना, 4 तो मिनिमम है, कोडल प्रोविजन है, ठीक है। 4 से कम क्यों नहीं? देखो यार होता क्या है, 4 से कम अगर हम करेंगे ना तो वहां लोडिंग के कारण हमारे को चांसेस होते हैं डिस्टोर्शन के, तो उसको रोकने के लिए एक स्पेसिफाइड वर्जन दिया गया 4, इससे कम मत करना, ठीक है। अभी बात आती है, देखो अभी कॉलम है तो कॉलम में बकल होने के चांसेस आ जाते हैं, समझ रहे हो। अब ये बकलिंग को रोकने के लिए सिलेंडरनेस रेशियो का क्राइटेरिया समझ आना चाहिए, क्योंकि सिलेंडरनेस रेशियो चले, सिलेंडरनेस रेशियो कैसे, मैंने पहले भी समझाया था कि सिलेंडरनेस रेशियो सिर्फ बकलिंग को मद्देनजर रखने के काम आती है। कैसे भैया, जरा देखेंगे, यहां पर लिखेंगे, पहले तो पिक्चर देखो इस चीज की। देखिए होता क्या है कि आपको मैंने कहा ये आपके 2 कॉलम है और इन कॉलम में आपने ये 1 बैटनिंग, 2 बैटनिंग, 3 बैटनिंग और आगे भी ये कॉलम चलता गया और यहां पर आपने 4 बैटनिंग प्रोवाइड कर दी, ठीक है। 1 2 ये यहां तक लेके जाओ बाहर तक, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अरे क्या है ये 4, ये 4 मैं दे रहा हूं बोल्ट। तो बोल्ट के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर, जरा मेरी बात को समझो, 4 बोल्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में, ये कहलाता है सी। लिखवा नहीं रहा, जरा समझो, बोल्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर अगले बोल्ट तक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक के डिस्टेंस को सी कहा जाता है। तो लैम्डा अगर मेरे को निकालना हो, लिखेंगे टू प्रिवेंट बकलिंग, टू प्रिवेंट बकलिंग, अगर किसी कंपोनेंट का लैम्डा देखना हो, एक कंपोनेंट का लैम्डा, तो भैया उसका फॉर्मूला कोडल प्रोविजन में अपने को क्या दे रखा है, सी बाय आर मिनिमम। आर मिनिमम आपको पता है रेडियल डिस्टेंस आता है, तो ये कभी भी 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज कभी भी 0.7 ऑफ एंटायर सिस्टम के सिलेंडरनेस रेशियो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, बात आती है कि पूरे सिस्टम का सिलेंडरनेस रेशियो कैसे निकलेगा। अरे छोटा सा फॉर्मूला यारो, एल इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम अपॉन में आर मिनिमम। ये सारी चीजें ना ये मैं पढ़ा चुका हूं, बहुत बेसिक चीजें हैं, तो वही लिखवा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए मैंने आपको कंपोनेंट का लिखवाया, अभी पूरे का भी आ जाता है इंटरमीडिएट बैटन्स। जरा ये समझाऊं मैं आप लोगों को। देखो क्या होता है कि ना ये जो किनारे के मेरे बैटन्स होते हैं, एक सबसे ऊपर तो एक सबसे नीचे, इनको नाम दिया जाता है एंड बैटन्स, इनको नाम दिया जाता है एंड बैटन्स। और जो ये बीच के होते हैं, किनारे किनारों को छोड़कर बीच के जो होते हैं, इनको नाम दिया जाता है इंटरमीडिएट बैटन्स। तो भैया एक चीज आती है, दोनों का सिलेंडरनेस रेशियो जो होता है, दोनों की डेप्थ कह लो, चलो सिलेंडर छोड़ो, दोनों की डेप्थ का आईएस कोडल प्रोविजन क्राइटेरिया है। कैसे, जरा ध्यान देंगे। पहली बात तो कुछ चीजें बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, सपोज मैंने कहा ओबीएस खोलिएगा, सपोज क्या कहा मैंने यहां पर, ये मिटा रहा हूं मैं, जरा ध्यान से समझ के चलिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे पक्का। मैंने कहा आपके पास 2 चैनल्स हैं, इन चैनल्स को आप कॉलम और बैटन्स में यूज करोगे। ये चैनल कॉलम की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो भैया क्या हो रहा है, इस चैनल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आ रहा है, इस चैनल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में आ रहा है, इस चैनल के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर बैक टू बैक की बातें चल रही है क्लासेस की। जरा ये चैनल है, यहां ऐसा उल्टा चैनल रख रखा है। ऊपर से देखो कॉलम खड़े हैं, वो बैटनिंग ऐसे लगी है। ऊपर से देखो फ्लाइट मोड पे खड़े हो जाओ और वहां से देखो कॉलम ऐसे ही दिखेंगे, दिख रहे हैं। इस कॉलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर उस कॉलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक को
जो नापा गया उसको बोला गया अल्फा। एक कांस्टेंट वैल्यू है, आपका मन करे एस कह लो, एम कह लो, एन कह लो, यू कह लो, ए कह लो, कुछ भी, मैंने अल्फा कह दिया। ठीक है, यहां से कोडल प्रोविजन क्या कहती है कि इंटरमीडिएट, जरा बोल रहा हूं समझने की कोशिश करो, इंटरमीडिएट के डेप्थ का फॉर्मूला क्या होगा यहां से प्यारे दोस्तों, कि इंटरमीडिएट की डेप्थ का फॉर्मूला होगा 3/4 ऑफ अल्फा या फिर 2b। b क्या है? अरे b क्या है? b कहलाता है विड्थ ऑफ द कॉलम, ये चीज, या इसको ऐसा करो ना, b विड्थ ऑफ द कॉलम है, चौड़ाई ऑफ द कॉलम, ये कह लो v। ठीक है, या अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो ये मेरा b हो सकता है, इसी को b कह लो, ये तो d मान लो, ये b चौड़ाई ऑफ द कॉलम। ठीक है, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो भैया डेप्थ ऑफ द इंटरमीडिएट बैटन कहलाएगा। कौन सी डेप्थ? फर्क समझो मेरी बातों को, जरा समझ के चलना, नहीं तो कंफ्यूज पड़ोगे पक्का। यहां पर थोड़ा समझने की चीजें आ रही हैं। मैंने कहा इंटरमीडिएट बैटन जो है वो कुछ इस तरीके से लगा हुआ है, एक ये और एक ये, 4 बोल्ट लगा रखे, यहां पे भी 4 बोल्ट लगा रखे हैं। इस बोल्ट के सेंटर से लेके अगले बोल्ट तक का सेंटर ये कहलाता है मेरा डी। कौन से वाला? जो इस फॉर्मूले से निकल कर आ रहा है। और पूरी डेप्थ मेरी इंटरमीडिएट बैटन की कहलाती है बड़ा डी। समझ आया? जो मैं फॉर्मूले से निकाल रहा हूं ना वो कहलाएगी इफेक्टिव डेप्थ, यानी सेंटर ऑफ द वन बोल्ट टू द सेंटर ऑफ अनदर बोल्ट की डेप्थ। पूरा डी क्या होगा जरा लिखो यहां पर भी, बड़े वाला डी कहलाएगा छोटा डी प्लस में 2 इंटू एंड डिस्टेंस। अब ये एंड डिस्टेंस का क्राइटेरिया तो मैंने ऑलरेडी बता ही रखा है सारी चीजों का आपको, जब डिजाइनिंग करवाया था कनेक्शंस का, वो चीज समझ आ रहा है। अच्छा, एक और चीज आती है यहां से, मैंने आपको कहा कैन यू सॉल्व वन न्यूमेरिकल वेयर सेमी सर्कल इज इन द टॉप ऑफ द रेक्टेंगल एंड फाइंड बकलिंग लोड रेनकाइंस फॉर्मूला। शायद से इसका करवा रखा है, चलो मैं करके आपको पीडीएफ दे दूंगा इस क्वेश्चन की। ये गेट का एक क्वेश्चन लग रहा है मुझे, ऐसा कुछ देखा हुआ है, मैं करवा देता हूं। इसका बोर्ड पे तो नहीं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ में। ठीक है, ये चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से एक बारी थम्स अप करके बताओ, क्या समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से थम्स अप करके बताओ दोस्तों, समझ आया कि नहीं आया? अरे यार, हाँ जी याद है प्रतीक सक्सेना जी, टाइम मिला तो मैं आपको कॉल करूंगा यार, टाइम ही नहीं मिलता मुझे सीरियसली कॉल करने का आप लोगों को। 2-3 बच्चे लाइन में हैं, मुझे कॉल करना है उनको, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा फ्री होता हूँ कॉल कर दूंगा। समझ आया कि नहीं आया ये बताओ। नहीं आया एक को पानी। चलो अभी 2 को नहीं आया, 3-4 बच्चों को नहीं आ रहा है। पीडीएफ, इस चीज की पीडीएफ नहीं मिलेगी, जो क्वेश्चन की पीडीएफ है कम्युनिटी पे दूंगा। ठीक है, चलो दोबारा बता देता हूं, एक बार ही बता देता हूं, कोई बात नहीं। देखो होता क्या है, इसको ही बता रहा हूं खाली डी को। मेरे पास कोडल प्रोविजन है कि जो मैं इंटरमीडिएट बैटन यूज करता हूं उसकी डेप्थ कितनी रखोगे। तो भैया इंटरमीडिएट बैटन की जो डेप्थ है वो कितनी है? 3/4 ऑफ अल्फा। अल्फा क्या होता है? जब मैं अपने कॉलम्स को ऊपर से देखूंगा तो कुछ इस तरीके के दिखेंगे, बीच में ये जुड़े हुए हैं ऐसे कर करके। तो कॉलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर दूसरे कॉलम के सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का बैक टू बैक डिस्टेंस, ऐसे, ये कहलाएगा अल्फा। तो ये चीज समझ आई। या फिर 2b, b क्या है? विड्थ ऑफ द कॉलम। विड्थ ऑफ द कॉलम यार ये तो पता होगा। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो आपका डी इंटरमीडिएट कॉलम बैटन का आ जाएगा। ये छोटा डी है। छोटा डी कौन सा? जब आपने बोल्ट लगाए थे तो एक बोल्ट के सेंटर से लेके दूसरे बोल्ट तक का सेंटर, वो डेप्थ कहलाएगा छोटा डी। और बड़ा डी क्या? पूरे आउटर से लेके पूरे आउटर तक की डेप्थ कहलाएगी बड़ा डी। तो बड़ा डी को अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे? अरे छोटा डी प्लस में 2 इंटू एंड डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस
प्लस ये वाला डिस्टेंस, तो 2 इंटू एन डिस्टेंस हो गया ना, तो ये ऐसे निकलेगा। वही एक और चीज आती है, क्या मैंने कहा, कोई बात नहीं यार, गेट क्लियर नहीं हुआ तो आगे और बहुत पेपर है, उनकी मेहनत करो, निकल जाएगा, ठीक है। मैंने कहा अभी यहां पर आप लोगों को निकालना है क्या भैया, यहां पर आप लोगों को निकालना है एंड बैटन्स का, एंड बैटन्स का डी। अरे इसके लिए भी फॉर्मूला है, क्या है, अल्फा और 2b, इन दोनों में से जो मैक्सिमम आएगा उसको आप एंड बैटन्स का डी अडॉप्ट करोगे। कौन सा डी, वही बोल्ट से लेकर बोल्ट तक का जो आएगा वो डी है, और पूरा बड़ा डी क्या है, समझ आ रहा है जो कहना चाहता हूं अभी। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ याद रखो। कोडल प्रोविजंस पर आता हूं, एक आधी चीजें बतानी है। अरे वैभव एस पटेल जी, मेरा आशीर्वाद तो हमेशा साथ ही है यार, ये कोई कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक एडवाइस दूंगा, शरीफ मत बनना, हो सके तो कर लेना आगे पीछे से, ठीक है। मतलब ये बफरिंग क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा वीडियो में, सही चल रहा है हमारा, चलो। चले बच्चा एक प्रीतेश पटेल, आज शायद पहली बार मैंने इनका नाम लिया है, मुझसे ये पूछ रहे हैं सर एवरग्रीन वेयर यू फ्रॉम। नहीं, हाँ भैया हम तो हरियाणा के देसी हैं, खेतों में ही पले बड़े हैं, तो यार हरियाणा से बिलोंग करते हैं। दिल्ली में तो गलत फंस गया मैं आके, थोड़े दिन में मैं तो निकलूंगा बाहर, ठीक है। चले, अरे वो मेरे कंप्यूटर में बफरिंग हो रहा था, वो पूछ रहा था, आप लोग तो यार। चले, टेस्ट सीरीज कब आएगी? जल्दी आएगी, जल्दी आएगी, और होली के बाद प्लान चल रहा है यार, जुगाड़ में दे दूंगा, लेकिन दे दूंगा। बहुत दिन हो गए कहते हुए, मैनेजमेंट को छोड़ो, मैं खुद ही दे दूंगा, ठीक है ना, टेंशन ना लो, कर दूंगा मैं। इतना हंसने की क्या बात है यार, हंस क्यों रहे हो आप लोग। चलिए आगे करते हैं। बच्चे नहीं आ रहे हैं, सीरियसली यार, मैं कुछ कह नहीं रहा तो आप लोग भी समझदार हैं, देख सकते हो। मतलब ये हालत है क्या हमारी यार, समझ नहीं आ रहा यार। मार्केट में नाम चलता है यार, कल भी मेट्रो में मेरे को 2 जने मिल गए हैं जान पहचान वाले, गुरुजी कहने वाले। मतलब अब तो मेरे को लगने लग गया कि हाँ भाई सेलिब्रिटी वाली फील आ रही है यार। आप लोग इसको शेयर करो, मेरे को कोई सेलिब्रिटी नहीं बनना, लेकिन मेरे को ये ज्ञान देना है लोगों को। आप लोग शेयर करो इसको, कैसे भी करो, बच्चे बुलाओ, ठीक है। चलो, नोट्स वोट्स कुछ नहीं है। आगे सुनो, एक इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन, जैसा कि मैंने आपको लेसिंग्स में बताया, लेसिंग्स में आप क्या करते थे भैया, 5% इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम को, इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या करी जाती थी, बढ़ाई जाती थी। लेकिन बैटिंग्स में आप क्या याद रखेंगे, बैटिंग्स में 10% बढ़ाई जाती है। समझ आ रहा है, आपने लेसिंग्स में 5% बढ़ाई, बैटनिंग्स में 10% बढ़ाई जाती है। यहां बात आती है, मैंने आपको लेसिंग्स में लिखवाया कि एक रिवेट यूज करना, बैटनिंग में ऐसा कुछ नहीं होता। बैटनिंग में आपको मोर देन 1 रिवेट्स यूज करे जाते हैं, जनरली मोर देन 1 रिवेट्स यूज्ड। अब एक बात मेरे को बताने की कोशिश करो, जब मोर देन 1 रिवेट्स आएंगे तो क्या होगा भैया, मोमेंट आएगा। मोमेंट इंट्रोड्यूसेस, अभी मूवमेंट आ गया तो मूवमेंट को मद्देनजर तो रखना पड़ेगा ना, डिजाइन तो करना पड़ेगा, उसके लिए भी रिविट देने पड़ेंगे। कैसे, वैल्यू याद रखनी है। देखो क्या होता है कि मेरा जो ट्रांसवर्स फोर्स पड़ता है, जो ट्रांसवर्स लोड आता है, वो कितना आता है, मैंने बताया 2.5% ऑफ टोटल लोड। जो लॉन्गिट्यूडनल लोड आता है, मेरी बातों को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं अभी। ये भैया इसका फॉर्मूला VC/NS। अच्छा ये क्या है, C तो मैंने आपको बताया, C मैंने कैसे बताया आपको, सपोज ये बैटन है, इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का डिस्टेंस C है। S क्या होता है,
एस कहलाता है इस बोल्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी से लेकर इस बोल्ट तक की सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का डिस्टेंस एस कहलाएगा। इंपॉर्टेंट चीजें लिखवा रहा हूं, याद रखने वाली है, बहुत जरूरी चीजें लिखवाने वाला हूं मैं आपको। ये चीजें याद रखो कि 4 बोल्ट थे, मैंने क्या कहा आपको, यहां पर ये मिटा रहा हूं, ढंग से लिखो। 4 बोल्ट थे और ये बैटन था, इसमें आपने 4 बोल्ट यहां, 4 बोल्ट यहां, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो मेरा डिस्टेंस है वो कहलाएगा एस। और सी क्या था, वर्टिकली, सी क्या था, वर्टिकली। ठीक है, बात आती है एन क्या है। एन कहलाता है नंबर ऑफ बेस, एन कहलाएगा नंबर ऑफ बेस। अरे बेस क्या होता है, लिख लो फिर समझाऊंगा। ठीक है, आगे लिखो मोमेंट कितनी आती है, Vc/2n। अभी V क्या है, V कहलाता है ट्रांसवर्स शियर, याद रखो V कहलाता है ट्रांसवर्स शियर 2.5% लॉन्गिट्यूडनल Vc/ns, मोमेंट Vc/2n, फॉर्मूला है, याद रखना है पूरा पूरा। अभी बात आई मैंने क्यों पढ़ा, क्यों जानू, क्योंकि भैया जो मैं बोल्ट प्रोवाइड करूंगा, जो नंबर ऑफ बोल्ट दूंगा डिजाइन करने में, वो तीनों के बेसिस पर देने पड़ेंगे आपको। कैसे, जरा ध्यान रखो। चलिए आगे चलते हैं, जरा ध्यान रखना इस चीज को आप लोग कि जो आपने यहां पर नंबर ऑफ रिवेट्स प्रोवाइड करने हैं वो कितने भैया, किस बेसिस पर, वो इसको मैं मान रहा हूं 1, इसको 2 और इसको 3, तो मैं कहूंगा ऑन द बेसिस ऑफ 1, 2 और 3, वो नंबर दे लिए आप लोग समझ जाना। आगे नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मैं कहूंगा टोटल फोर्स मेरा लग रहा था जितना अपॉन रिवेट वैल्यू। क्लियर आ रहा है, तो मैं कैसे कहूंगा भाई इसको, मैं एक तो कहूंगा कि शियर, ट्रांसवर्स शियर के कारण V/RV, रिवेट वैल्यू तो पता है ना, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल फोर्स के कारण Vc/ns अपॉन रिवेट वैल्यू, प्लस मोमेंट के कारण, मोमेंट के कारण नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है, लिखेंगे नंबर ऑफ रिवेट्स ड्यू टू मोमेंट, फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे आप लोग 6m/RVMP, छोटा सा फॉर्मूला। m क्या है, m क्या है, m कहलाएगा मेरा यहां पर नंबर ऑफ रिवेट्स, और यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों p क्या आ जाता है, p कहलाता है मेरा पिच, याद रखना, लिख लो m, मैं इसको मिटा के लिख देता हूं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना है। n क्या है, नंबर ऑफ रिवेट लाइंस, और p क्या है, पिच। जरा ध्यान दो, ये रिवेट लाइंस क्या होता है, मैंने कहा ये मेरे ऐसे रिवेट्स जोड़ने हैं। अरे कितनी लाइन हुई, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, तो m कितना हुआ, 3, ऐसे लिख लो, याद रहेगा। और पिच क्या होता है ये आपको बेहतरीन तरीके से पता है, पिच क्या होता है, ठीक है, जिसको नहीं पता पहला लेक्चर देखना, हो जाएगा। मैं लिखूंगा m की वैल्यू क्या थी मेरी, 6 × Vc/2n अपॉन में RVMP, ये पूरा का पूरा मेरा एक फॉर्मूला बन गया नंबर ऑफ रिवेट्स निकालने का। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखो, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, एक नोट करके चीज लिखेंगे आप लोग, एक नोट करके चीज लिखेंगे आप लोग। यार देखो, मैं ये बात गारंटी से कह सकता हूं कि जो पेड कोचिंग्स होती हैं वो किसी भी हालत में इससे अच्छा कंटेंट नहीं दे देगी। लिख के दे सकता हूं मैं आप लोगों को, किसी भी हालत में इससे अच्छा कंटेंट नहीं देगी जो बोर्ड पर आपको मिल रहा है। तो पेड कोचिंग्स को तो दिखाना है ऑनलाइन क्या करेगा, ठीक है, और सिलेक्शन आप लोग मुझे दोगे, इतना तो मुझे पता है कि उनसे ज़्यादा आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि कंटेंट यहाँ अच्छा मिल रहा है। मैंने देखा है ऑफलाइन वालों के पेजेस भी जो 30-35 हज़ार रुपये ले रहे हैं ना,
वो ऐसा भी नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं तो ऐसा दे रहे हैं, तो यार फ्री में मिल रहा है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये चीज़ समझो, शेयर करो। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, मेरे को स्टूडेंट्स बढ़ाने हैं और वो नहीं बढ़े तो फंस जाओगे आप लोग। ठीक है, नोट करके लिखो ये बात कि इफ इंटरमीडिएट बैटन इज सेफ, इफ इंटरमीडिएट बैटन्स इज सेफ, then end buttons will be, then end buttons will be safe automatically। क्या बोला गया यहां पर, अगर इंटरमीडिएट बैटन सेफ है ना, shear में, बियर में, बेंडिंग में, तो एंड बैटन्स अपने आप सेफ होगा। क्यों? बिकॉज साइज ऑफ द एंड बैटन्स, साइज ऑफ एंड बैटन्स आर मोर देन इंटरमीडिएट बैटन्स। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट चीज है। एंड बैटन्स का साइज इंटरमीडिएट बैटन्स के साइज से ज्यादा होता है, इसलिए वो तो सेफ रहेगा ही रहेगा यार, याद रखो। एक और चीज लिखवाऊं क्या आप लोगों को, लिखो कि इंटरमीडिएट बैटन्स में जनरली आप कौन सा सेक्शन यूज कर सकते हो, लिखेंगे। इंटरमीडिएट बैटन्स में आप कौन सा सेक्शन यूज कर सकते हैं, 200 ISF 8 से लेकर 250 ISF 8। अच्छा, ये 200 और 250 क्या बता रहा है, जिसको नहीं पता ना पहले के लेक्चर देखो, मैं नहीं बता रहा, सारी चीजें बता रखी है मैंने आप लोगों को। आगे यहां से एंड बैटन्स में आप कौन सा यूज कर सकते हो, लिखेंगे एंड बैटन्स में आप कौन से यूज कर सकते हो, 220 ISF 8 से लेकर 350 ISF 8 तक। ये बात आपको याद रखनी है, ये मेन चीजें बैटन से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताई। एक बारी लेसिंग्स और बैटनिंग्स दोनों को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग करेंगे, क्या समझ आया कि नहीं आया। जल्दी से मुझे इंतजार है वोटिंग का, जल्दी बताएंगे प्यारे दोस्तों। जल्दी से, चलो एसएस को, मयूर डेल को, सुमित कोशिंग को समझ आ गया। अरे ओए विपिन और प्रतीक, मैं सीरियसली आप लोगों को ब्लॉक करवा दूंगा, क्योंकि आप लोग यहां पर रिश्ते जुड़वाने का काम कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो यारो। अभी तो मैं बच्चा हूं, अभी कहां से आप लोग ये फालतू की बातें लेकर आते हो। अगर मैं इस तरह की बातें करूंगा ना सीरियसली अपने घर में, कभी डांट पड़ने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। और आप लोग ऐसी बातें ऑनलाइन कर देते हो, सोच के देखा करो यार, क्या मतलब, और कोई दिमाग ही नहीं चलता क्या आप लोगों का। चलो आ गया, राजन त्रियाल बहुत हंस रहे हो, खैर वो कोई दिक्कत नहीं है, मजाक करो, हंसो, लेकिन यार ये बेकार की बातें ना करो। आप लोग स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा करो। क्या गर्लफ्रेंड, शादी, सीरियसली इट्स ओवर। और कल मैंने जब मोटिवेशनल स्पीच दी तो एक कोट बोलना था, बट मैंने बोला नहीं, कभी और देंगे फिर बोलेंगे। बहुत अच्छा है, वो भी समझ आ जाता आप लोगों को। कोई बात नहीं, ऑनलाइन कोचिंग नहीं समझते हैं तो सारी उंगलियां एक से थोड़ी होती हैं। अगर सारे ऑनलाइन कोचिंग में विश्वास करने लग गए ना तो ऑफलाइन वाले बैठ जाएंगे यार, उनको भी तो कुछ अर्निंग चाहिए है ना। तो नहीं, सारे नहीं, मैं तो चाहता भी नहीं सारे आओ, ठीक है। चलो देखिए, अंकुर कुमार ने बहुत अच्छी बात कही, हम लोग सन्यासी हैं। बिल्कुल है यार, हमारी तो आदतें ही सन्यास वाली बन जाती है। बच्चों को समझ आया, बच्चों को समझ आया। और कितने लेक्चर्स लगेंगे? 2 लेक्चर, हद से हद मुश्किल से 1 ही लगाने की कोशिश है। 2 लगाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लगाऊंगा सर। सर उसी कोट का तो हम इंतजार कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, हाइड्रोलॉजी कब स्टार्ट करिएगा? हाइड्रोलॉजी तो मैं खत्म करा चुका हूं सुधीर आजाद जी। आपको हाइड्रोलॉजी का अगर देखना है तो मेरी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएंगी आपको, उसमें हाइड्रोलॉजी खत्म हो चुकी है 4-5 लेक्चर में, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और शैलेश प्रकाश, सीरियसली ऑफलाइन वाले बैठ गए हैं। मैं ही जानता हूं कि मुझे आजकल कितने ऑफर्स आ रहे हैं, सर हमारी में आओ, हमारी में आओ। सच्चाई है, आते हैं भैया, बहुत कॉल आ रही हैं आजकल मुझे। लेकिन नहीं यार, अपना तो ऑनलाइन ठीक है, कंफर्टेबली भी इसी में मिलता है मेरे को तो, ठीक है। स्टील में ट्रसेस भी बताओ, बता दूंगा। रूफ ट्रसेस के बारे में मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो, बताऊंगा। जेई कुछ नहीं छोड़ूंगा, जेई पूरा हो जाएगा।
जेई पूरा हो जाएगा और गेट के लिए हम बात चला रहे हैं, उसके लिए हमें बहुत अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो अभी कर रहे हैं, गेट के लिए भी कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। अब्दुल्ला खान पाकिस्तान से हमारे बीच बनते हुए इस भाई का तहे दिल से स्वागत होना चाहिए, ठीक है। सारे बच्चे इसका स्वागत करेंगे, अगर हमें कुछ मानते हो तो हमारे कहने पर इस भाई का स्वागत करो। हिंदुस्तान के एक चैनल पर ये पाकिस्तान से पढ़ रहा है और हमें बहुत खुशी हुई और उम्मीद है कि पाकिस्तान में इस चैनल का आप नाम फैलाओगे। हम तो वहाँ आ नहीं सकते, मतलब आप हमारी हेल्प करेंगे अब्दुल्ला जी, ठीक है। नेक्स्ट सब्जेक्ट इरिगेशन की तरफ हम बढ़ेंगे। सर ये डिसलाइक वाला कौन है? होगा यार, आज तो यार मतलब बढ़ाओ यार लाइक लुइक। चलिए अगले सिस्टम की तरफ आते हैं, कॉलम स्प्लाइसेस। समझ के चलना इंपॉर्टेंट है। लिखो भैया कॉलम स्प्लाइस। अच्छा क्या होता है ये स्प्लाइस, क्या होता है? देखो मैं कहना चाहूंगा स्प्लाइस का मतलब होता है एक के ऊपर एक करके जोड़ना। सपोज मैंने कहा एक कॉलम है, ये एक कॉलम है और मेरी बिल्डिंग की हाइट है इतनी, तो आप क्या करते हो, एक कॉलम इतना बड़ा बन सकता है, उसमें लगने वाला सरिया इतना है। तो एक कॉलम का सरिया क्या पूरी बिल्डिंग में आ सकता है? ना 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 ना। क्या करना पड़ता है, आप क्या करते हो, दूसरे सरिये को इसकी तरफ से बांध के आगे ले जाते हो। तो ये जो आप ओवरलैपिंग देकर आगे एक्सटेंड कर रहे हो, जोड़ रहे हो यहां पर, ये कहलाता है कॉलम स्प्लाइस। समझ आया क्या कॉलम स्प्लाइस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द ज्वाइंट along the length of the existed column so as to extend it। क्या बोला? सर जी ऑनलाइन सुयाश राय नहीं, गलत बात मत बोलो यार, पाकिस्तानी हमारे भाई हैं, बस इतना याद रखना। आप गलत मत बोलो। क्यों गलत बोल रहे हो यार, इनकी क्या कसूर है? करने वाले करते हैं, इनका नाम खराब होता है। नहीं, उसके मन में भाई भाव है ना, मतलब है ना भाईचारा, जब भी तो वो हमारे चैनल पे देख रहा है, ठीक है। तो आप दिल बड़ा रखो, स्वागत करो उनका, ठीक है। बाकी तैयारी तो सारे रखते हैं, वो भी हम भी सारे रखते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कारण सबका नाम खराब है, ठीक है। हाँ जी, वेब बकलिंग का क्लास कराऊं? क्यों कराऊं भाई, कौन सा अलग से कुछ? चलिए आगे देखते हैं प्यारे दोस्तों। कॉलम स्प्लाइस समझ आया। स्प्लाइस इज डिफाइंड एज द ज्वाइंट, लिखेंगे स्प्लाइस क्या होता है, ज्वाइंट along the existing length of column so as to extend it। got it or not? ये समझ आया। दूसरी चीज लिखेंगे यहां पर, देखो क्या होता है कि मेरा कॉलम अगर मशीन्ड कॉलम है, बढ़िया फैक्ट्री से बनकर आ रहा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं, सही शेप, सही पेंट, सही सब कुछ। इफ कॉलम इज मशीन्ड, ऐसा लिखूंगा, मशीन्ड मतलब फैक्ट्री में बढ़िया वाला, तो भैया हम कहते हैं वहां पर लोड इज ट्रांसफरिंग 100% बाय बियरिंग एक्शन। अरे क्या है ये, जरा समझ के चलो इस चीज को। सपोज मैंने कहा ये मेरा एक कॉलम है, इस कॉलम के ऊपर मैंने एक और कॉलम रखना है। मैं क्या करता हूं, अगर ये कॉलम बढ़िया क्वालिटी का मशीन से बना हुआ है, फैक्ट्री से अच्छा बनकर आया है मेरे पास, तो मैं क्या कहता हूं, स्टील में कभी भी, स्टील में हम एक के ऊपर एक रखते हैं, बस समझो मेरी बात को। तो जब इसके ऊपर ये रखेंगे तो हम कहेंगे कि इसका सारा का सारा लोड सिर्फ यहीं से इसकी लेंथ के अलोंग चले जाएगा, बियरिंग एक्शन से चले जाएगा, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं कि सारा का सारा बियरिंग एक्शन से लोड ट्रांसफर हो सकता है। ये बात आप याद रखेंगे। हमें कहना क्या है, देखो क्या होता है, जरा समझ के चलना। अगर ये मशीन्ड नहीं है, अगर ये बेकार क्वालिटी का कॉलम है, तो पता है क्या होगा, देखो कॉलम जनरली आई सेक्शन का दिया, सपोज आप पता है क्या करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, देखो पिक्चर मेरे से बन नहीं पा रही है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा यहां पर आपको कि सपोज दिस इज आई सेक्शन, इसके ऊपर आप एक और आई सेक्शन ऐसे रखोगे,
तो यहां पर यार आपको पता है कि उसकी फ्लेंज के बीच में भी, कैसे समझाऊं, सपोज ये एक आई सेक्शन था, ठीक इसके ऊपर ऐसा का ऐसा एक और आई सेक्शन रख दिया, ये वाला आई सेक्शन उठा के इसके ऊपर रख दिया, तो अगर ये कॉलम जो है मशीन्ड नहीं है, बेकार क्वालिटी का है, तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ना इसकी वेब के अलोंग, जब ये कॉलम इस पर उठाकर रखोगे तो बीच में ज्वाइंट आ जाएगा, वेब और फ्लेंज दोनों के अबाउट आपको इसका ज्वाइंट बनाना पड़ेगा। याद रखेंगे आप लोग, वेब और फ्लेंज दोनों के अबाउट आपको इसका ज्वाइंट बनाना पड़ेगा। सपोज मेरा ये आई सेक्शन, हाथ के ऊपर वाले हिस्से पर एक आई का फ्लेंज है और हाथ के नीचे वाले हिस्से पर दूसरे आई का फ्लेंज है, तो आपको इन दोनों में ज्वाइंट देना पड़ेगा, और उस ज्वाइंट को क्या कहता हूं, स्प्लाइस। कहां पर दे रहे हो भैया, फ्लेंज पर दे रहे हो ना, तो इसका नाम आता है फ्लेंज स्प्लाइस। समझ आया? ऐसे ही आप वेब के अलोंग भी ज्वाइंट देते हो। भाषा को समझो यार, बना नहीं पा रहा पिक्चर, बस दिमाग में बन रही है, आई होप आपके भी बन रही होगी दिमाग में पिक्चर। यहां पर सर एक बारी कमेंट पढ़िए, जो इस अब्दुल्ला को गलत कह रहा है उसको ब्लॉक करिए। जरा समझो जो मैं बोलना चाहता हूं। समझो, फ्लेंज के अलोंग स्प्लाइस होगा और वेब के अलोंग भी स्प्लाइस होगा, ठीक है। तो यार होता क्या है कि ना अपने को जनरली जब कॉलम मशीन्ड नहीं होता तो स्प्लाइस करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है भैया? स्प्लाइस करने का एकमात्र रीजन होता है कि शियर जो डेवलप हो रहा है उसको रोक सके। लिखो ये बात भी कि इफ द कॉलम इज नॉट मशीन्ड, या अदरवाइज फ्लेंज स्प्लाइसेस, फ्लेंज के अबाउट जोड़ना, एंड वेब स्प्लाइसेस रिक्वायर्ड फॉर रेजिस्टिंग शीयरिंग एक्शन। देखो शियरिंग तो कॉमन सी बात है कि लोड पड़ेगा तो शियर ज्यादा होने के चांस है, उसको रोकने के काम करता है ये, ठीक है। ये चीज समझ आ रही है? बकलिंग तो लंबे सेक्शन में होता है, अरे यहां किनारों पर लंबा कहां से आ गया, वहां तो शियरिंग मैक्सिमम है, इसलिए शियरिंग एक्शन को रोकने के लिए हमें देना पड़ता है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? पक्का? चले आगे चलते हैं हम लोग। देखो क्या होता है, मैंने कहा कि सारा का सारा लोड बियरिंग एक्शन से चले जाएगा, वहां पर आपको स्प्लाइस की जरूरत नहीं है। अगर मशीन नहीं है तो स्प्लाइस देना, लेकिन यार हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेकर चलते हैं। हम क्या करते हैं, ऐसे इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते, तो हम क्या करते हैं, हम मान के चलते हैं। लिखोगे ये बात भी हम लोग, फॉर द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फॉर फैक्टर ऑफ सेफ्टी वी कंसीडर 50% of the load, we consider 50% of the load is transferred by bearing action and 50% is transferred by web splice इन मशीन्ड कॉलम या मशीन्ड सेक्शंस। मेरी बात समझ आई जो मैं कहना चाहता हूं? हम ना डरते हैं भैया कल को कुछ हो ना जाए, तो हम क्या करते हैं, हम वेब स्प्लाइस दे देते हैं। कनेक्शन बना रहे, हम क्या मानते हैं, 50% तो बढ़िया से जा रहा है और 50% वेब स्प्लाइस के थ्रू जा रहा है। सपोज मैंने कहा टोटल लोड P था, अरे टोटल लोड P है तो क्या होगा, ये 50% यानी P/2 बियरिंग से जाएगा और यहां पर ये P/2 स्प्लाइसिंग के थ्रू जाएगा। बात समझ आ रही है जो कहना चाहता हूं? अब और समझो, वेब है, ये वेब की प्लेट है, ये यहां पर आई है और यहां पर भी एक ऐसा ही आई है। इस वेब के ऊपर एक और वेब ऐसे रखा और ये जो दो हाथ मिल रहे हैं ना, यहां पर मैंने ज्वाइंट कर दिया। एक आपकी तरफ होगा, एक मेरी तरफ होगा, यानी कहने का मतलब है वेब के एक इस साइड और एक पीछे, दोनों तरफ ज्वाइंट आता है, दोनों तरफ स्प्लाइस आता है। तो क्या कहूंगा, मैंने कहा टोटल भैया P/2 स्प्लाइसिंग से जाएगा, तो
एक स्प्लाइसिंग पे कितना आएगा, लिखेंगे लोड ऑन वन स्प्लाइस कितना आ जाएगा, अरे p/2 का आधा हो जाएगा ना, p/2 का आधा इधर और आधा उधर, यानी p/4। क्लियर आ रहा है पक्का। एक और चीज लिखो, मैंने कहा आप लोगों को कि देखो वहां पर मोमेंट आने के भी चांसेस होते हैं, मोमेंट आने के चांसेस होते हैं कैसे, सपोज मैंने कहा एक ज्वाइंट यहां था, एक ज्वाइंट यहां था, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो h है। अभी लोडिंग के कारण m मोमेंट आ रहा है, क्लियर हो रहा है, तो लोडिंग के कारण m मोमेंट आ रहा है, तो भैया लोड कितना होगा, मैं जानता हूं मोमेंट अपॉन डिस्टेंस कह सकता हूं, तो दिस इज अ लोड ड्यू टू मोमेंट m अपॉन h। h क्या, डिस्टेंस बिटवीन द स्प्लाइसिंग्स, लिख दो ये बात भी। तो मैं कह सकता हूं कि अगर मेरे को टोटल लोड निकालना हुआ ऑन स्प्लाइसिंग्स वो कितना होगा, वो होगा यहां पर p/4, तो मेरा हुआ शेयरिंग के अकॉर्डिंग p/4 प्लस m/h। आ रहा है समझ में पक्का। चलो ये चीज आई। अभी नेक्स्ट चीज पर जाते हैं हम लोग। मैं क्या कह रहा हूं अगली चीज कि सपोज आपका कॉलम मशीन्ड नहीं है। अभी भैया मशीन्ड नहीं है तो क्या होगा, लिखेंगे जो बता रहा हूं अभी, इफ योर कॉलम इज नॉट मशीन्ड, मैं सारी चीजें स्प्लाइसिंग की बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट चीजें याद रखोगे। इफ कॉलम इज नॉट मशीन्ड, अरे तो क्या होगा, आई हैव कंसीडर्ड 100% लोड ट्रांसफर्ड, 100% लोड इज ट्रांसफर्ड बाय स्प्लाइसिंग, चाहे वो वेब हो चाहे वो फ्लेंज हो, मैं ये कहूंगा तो मैं कहूंगा स्प्लाइसिंग, ठीक है। क्रिटिकल स्प्लाइसिंग वेब स्प्लाइसिंग मानी जाती है, वो याद रखेंगे आप। तो मैं कहूंगा भैया टोटल लोड P है और ये कैसे कैसे जा रहा है, स्प्लाइसिंग के थ्रू ही जा रहा है, यानी लोड ऑन वन स्प्लाइसिंग कितना होगा, एक स्प्लाइसिंग पर लोड कितना हो जाएगा p/2 आधा, और मोमेंट के कारण कितना लोड आ रहा है m/h। तो याद रखेंगे अगर मशीन्ड नहीं है ना तो टोटल लोड इतना होता है, और मशीन्ड होता है तो कितना p/4 प्लस m/h, याद रखो, ठीक है। आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। अभी यहां से बात आती है कि शेयर लग रहा है, अगर समझो मेरी बात को, मैंने कहा अगर शेयर भी लग रहा है, शेयर भी लग रहा है तो वहां पर क्या होगा, सपोज मैंने कहा यहां पर जेंटलमैन एंड जेंटल लेडीज, इफ देयर इज अ शेयर ऑल्सो, इफ देयर इज शेयर ऑल्सो, तो शेयर कैसे निकालूंगा, अरे बड़ी आसान सी चीज है यार, शेयर निकालने का एक ही तरीका V अपॉन में एरिया, शेयर फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड शेयर। कहां पर शेयर लगेगा, वेब पर, शेयर कहां पर, वेब पर। अभी वेब का एरिया कैसे निकालूंगा, वेब की चौड़ाई है B और उसकी थिकनेस है T, कोई डाउट है क्या, पक्का। वेब पर स्प्लाइसिंग कितनी है, वेब पर स्प्लाइसिंग कितनी है, मैंने कहा 2 है, वेब पर स्प्लाइसिंग 2 है, तो मैं लिखूंगा शेयर स्ट्रेस ऑन वन स्प्लाइस कितना हो जाएगा, अरे यार टोटल V का आधा इधर आधा उधर, तो यानी V अपॉन में 2 इंटू BT, ये क्या है, टोटल शेयर स्ट्रेस वन स्प्लाइस पर, ठीक है। और मैं एक चीज और जानता हूं कि परमिसिबल शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कह लो, परमिसिबल कह लो, कितना होता है 0.4 इंटू FY, ये मैंने पहले लेक्चर में लिखवाया था। तो भैया ये चीजें याद रखने वाली है कि इतना जाता है और इससे ज्यादा कभी जाएगा नहीं, यानी फॉर द सेफ कंडीशन, फॉर सेफ कंडीशन V/2BT शुड बी लेस देन और इक्वल टू 0.4 FY, इससे ज्यादा नहीं जाएगा कभी भी, याद रखेंगे। क्लियर है ये चीजें, ठीक है। जल्दी से
थम्स अप करके बताओ जितना भी अभी तक मैंने आप लोगों को समझाया क्या वो समझ आया। स्प्लाइसिंग क्राइटेरिया दिमाग में पिक्चर बन रही है क्या आप लोगों की? जल्दी से बताओ कि वेदर गॉट दिस कंसेप्ट और नॉट। ठीक है, जल्दी बताओ और शेयर करो, वरना ऐसा ना हो कि इस क्लास से भी आप लोग हाथ धो के बैठ जाओ। शेयर करो इसको। चलिए जल्दी बताएंगे। आ गया है, बच्चों को समझ आ गया है? शेयर करो, नहीं तो मैनेजमेंट स्ट्रांग है, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोग इससे भी कुछ कम समझ आया अजय को। कोई बात नहीं अजय जी, पूरा भी आ जाएगा, एक बारी दोबारा से आप लोग इस लेक्चर को देखेंगे। ठीक है, चलिए चलिए बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या होगा? इरिगेशन चलेंगे जहां तक है। ठीक है ठीक है ठीक है यार, आप लोग शेयर करो इसको। यू हैव टू कॉल मैक्सिमम स्टूडेंट्स सो दैट वी विल एंजॉय द क्लास एंड वी विल कंटिन्यू द क्लास इन द बेस्ट मैनर। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। सर ये क्लास भी बंद हो सकती है क्या? देखो यार, ऐसे तो नहीं पता ये बंद होगी कि नहीं होगी, बट थोड़ा सा तो कुछ सोचो। बिल्कुल ही स्ट्रेंथ अगर कम रहेगी तो बंद होने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, कितना दिन का क्लास और बाकी है? 2 दिन हद से ज्यादा और लगेगा, ज्यादा नहीं। मशीन वाले में कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है मशीन में? ओह अरे नहीं, पैसे का कोई सीन नहीं होगा सुयश राय। पैसा ही कमाना होता तो यार कुछ अलग सोचते फिर। ठीक है, क्योंकि हम तो वो हैं जो पैसा कमाते नहीं, पैसा बनाने में विश्वास रखते हैं। ठीक है कल मैं देख रहा था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अपने स्टेटस पर मेरे लिखे हुए जो कोट्स थे वो लगाए, और काफ़ी स्टूडेंट्स ने गलत लिखा था, फिर भी हमने बता दिया था, तो समझ गए होंगे जिन्होंने गलत लिखा था। बाय द वे अच्छे थे, आप लोगों को पसंद आते हैं तो फॉलो करना उनको, अच्छे कोट्स थे वो। आगे आप लोगों को मैं करा देता हूँ कॉलम बेसिस का, ख़त्म करता हूँ इसको भी, छोटा सा चीज़ है। देखिए क्या होता है कॉलम बेसिस, ये क्या होता है? जब आप लोगों को अपना कॉलम फुटिंग से जोड़ना होता है, जरा समझ के चलेंगे। आप लोगों को कॉलम अगर फुटिंग से जोड़ना होता है तो आप क्या करते हो? एक बेस का सहारा लेते हो। कैसे? मैंने कहा आप लोगों को, सपोज दिस इज योर फुटिंग, और इस फुटिंग के ऊपर आप एक आई सेक्शन का कॉलम जोड़ना चाहते हो, तो क्या ऐसा ही खड़ा कर देते हो? ना 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 ना, ऐसे नहीं खड़ा होता। क्या होता है, पहले आप इस कॉलम के नीचे एक प्लेट लगाते हो, उस प्लेट के ऊपर कॉलम खड़ा होता है। कैसे? सेक्शन देखते हैं। सपोज मैंने कहा ये मेरी फुटिंग है, इस फुटिंग के ऊपर एक छोटी सी प्लेट लगाई जाती है, इस प्लेट के ऊपर ये कॉलम ऐसे खड़ा होता है, और इस कॉलम को हम लोग एक एंगल की हेल्प से टेबल बनाते हैं यहां पर। ठीक है, समझ आया क्या बोला? ये चीज जो आप ये प्लेट का यूज कर रहे हो ना, ये कहलाता है कॉलम बेसिस, और ये जो एंगल है ये एंगल कहलाता है क्लीट एंगल्स। याद रखेंगे। अभी मेन चीज आती है कॉलम बेसिस। 2 तरीके के होते हैं, एक होता है स्लैब बेस, एक होता है मेरा दूसरा कहूंगा गजेटेड बेस, ऐसा लिख लो। दूसरा लिखेंगे गजेटेड बेस। देखो फर्क क्या है दोनों में। स्लैब बेसिस कब यूज किया जाता है? जब लोड मेरा कम होता है, लोड वेरी लो, मतलब ज्यादा लोड नहीं आ रहा। लेकिन अगर लोड बहुत ज्यादा हो गया तो भैया आप क्या करोगे? गजेटेड बेस का यूज करोगे। मैं कहना चाहूंगा, देखो क्या होता है, स्टील के सेक्शंस जो रेलवे स्टेशन में होते हैं, अगर आप ध्यान दो, वहां पर गजेटेड का यूज होता है। आप देखना कभी रेलवे स्टेशन, कल मैं गया था तो मैंने ध्यान भी दिया उन चीजों को। फोटो लाना भूल गया, थोड़ा भीड़ ज्यादा थी उधर, तो ये चीज ध्यान देना, आपको दिख जाएगा। मैं पहले स्लैब को क्लियर कर देता हूं, उसके बाद मैं इस पर आ जाऊंगा। तो लिखेंगे
ये चीजें जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, लिखो, कुछ भी करो। आगे लिखते हैं। देखो यहां पर जब मैं स्लैब बेसिस को डिफाइन करूंगा तो सिंपल और सिंपल जो मैंने अभी आप लोगों को ये सेक्शन बताया है कि भैया ये क्लीट एंगल्स कहलाता है और ये बेस कहलाता है। जब कुछ इस तरीके का सेक्शन यूज होगा इसको कहता हूं मैं स्लैब बेसिस। अब एक चीज तो आपको पता है कि कॉलम ऊपर से लोड तो डालेगा और लोड डालेगा तो नीचे से एक अपवर्ड प्रेशर भी पड़ेगा। ये क्या है? अपवर्ड रेजिस्टिंग प्रेशर जो मेरे लोड को सह रहा है। इस प्रेशर की वैल्यू क्या है? इसको मैंने कहा W, याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे मेरी बात आती है कि इस W का मेन फंक्शन क्या होता है। भैया बहुत जरूरी चीज है। देखो क्या होगा, इस W का मेन फंक्शन होता है सारे एक्शन की तरफ रिएक्शन देना। ठीक है, सारी स्ट्रेस को शो करके और मतलब उसको सहना, स्ट्रेंथ शो करना। ठीक है, लिखेंगे एक चीज इंपॉर्टेंट कि 4 मेगापास्कल इसकी वैल्यू अडॉप्ट करी जाती है अगर मेरा M15 का कंक्रीट है मैक्सिमम, और अगर मेरा M20 का कंक्रीट का फुटिंग है तो मैं 5 मेगापास्कल तक इसको यूज करता हूं। आगे मेन चीज जरा ध्यान देंगे यहां पर प्यारे दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर मेरी लोडिंग एक्सियल है, इफ लोडिंग्स इज एक्सियल then pressure distribution on the footing, pressure distribution on the footing is uniform। याद रखो इंपॉर्टेंट चीज है। ऑब्वियस सी बात है यार, एक्सियल है। सपोज मैंने कहा एक्सियल का मतलब क्या है? ठीक बीच में से लोड आ रहा है, तो ऑब्वियसली जब सारी चीजें सेम है तो ये लोड कुछ ऐसा ही बराबर ही डिस्ट्रीब्यूट होगा ना, तो सिंपल है, यूनिफॉर्म ही होगा। ये बातें आपको याद रखनी है। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप लोग याद रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो। क्या होगा? थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट का फॉर्मूला है थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट। इसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ 3W बाय सिग्मा BS A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बाय 4। ये क्या है जरा समझ के चलो। मैंने कहा यहां मेरी फुटिंग है और ये मेरा एक आई सेक्शन है, तो आई सेक्शन के फ्लेंज से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है वो कहलाता है A, और इधर से इधर तक का डिस्टेंस कहलाता है B। याद रखेंगे, ठीक है? ये डिस्टेंस A और ये डिस्टेंस B। ऑलवेज रिमेंबर जनरली A इज ग्रेटर देन B। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, याद रखेंगे। W क्या है? W कहलाएगा प्रेशर, कह लो ऊपर वाला, या इसको कह लो लोड, एक ही बात है। सिग्मा BS कहलाता है बियरिंग स्ट्रेंथ। सिग्मा BS कहलाएगा मेरा बियरिंग स्ट्रेंथ, याद रखना है आपको। और ये कितना लिया जाता है? जनरली अप्रोक्सीमेटली 185 मेगापास्कल। इंपॉर्टेंट वैल्यू लिखवा रहा हूं, याद रखना, ठीक है? तो यहां से थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट जो आप निकालते हो इस फॉर्मूले के हिसाब से निकालोगे। एक और होता है फॉर्मूला, ये किस पर काम आने वाली है? ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ काम आएगा रेक्टेंगुलर या स्क्वायर पे। लेकिन अगर मैं आपको कह दूं सर्कुलर का कुछ हिसाब किताब है, मैंने कहा दिस फॉर्मूला इज कम ऑन आई सेक्शंस, चैनल सेक्शन, एंगल सेक्शन। सपोज मैंने कहा इन केस ऑफ सर्कुलर कॉलम, तो यहां पर क्या बन जाएगा? देखो क्या होगा। सपोज ये मैं ऐसा एक फुटिंग है और इस फुटिंग में एक सर्कुलर कॉलम है जिसका डायमीटर D है, ठीक है? इस फुटिंग का साइज मेरा B जा रहा है और ये मेरा D जा रहा है, एंड आई एम सेइंग दैट B इज ग्रेटर देन D। या मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये दोनों B भी हो सकता है, कुछ भी। तो देखो इस केस में जो मेरा फॉर्मूला निकल कर आता है वो क्या होता है? थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट का 10 इंटू में 90W बाय 16 BS, 10 इंटू 90W बाय 16 BS B बाय B माइनस D नॉट। ये फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट कोडल प्रोविजन है और कुछ नहीं है। सारी वैल्यू वही चीज है, पता होना चाहिए। D नॉट क्या है? ये समझ आ रहा है?
इंपॉर्टेंट तो क्या है, हाँ इंपॉर्टेंट ही कह लो, याद रखना है आप लोगों को, दिस इज कोडल प्रोविजन, इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, चलो गजेटेड की तरफ आते हैं थोड़ा सा। गजेटेड बेस की तरफ आते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जब मेरा लोड बहुत ज़्यादा हाई होगा तो मैं क्या करूंगा, गजेटेड बेस यूज करूंगा। देखो गजेटेड बेस यूज करने में एक ही फर्क आप लोगों को याद रखना है कि सपोज दिस इज माय आई सेक्शन और इसको मेरे को जोड़ना है कॉलम की तरह, दिस इज माय फुटिंग। यहां पर एक बेस प्लेट जाएगी, इसके ऊपर एक कॉलम खड़ा रहेगा और इस कॉलम के साथ में दो प्लेट्स होती हैं और इस प्लेट के साथ में क्लीट एंगल्स आते हैं, याद रखोगे। ठीक है, फर्क क्या आता है, दिस इज बेस प्लेट, दिस इज क्लीट एंगल्स, दिस इज गजेटेड प्लेट। अरे गजेट प्लेट याद है क्या आप लोगों को, मैंने एक पिक्चर दिखाई थी, दिस इज गजेटेड प्लेट, मैंने पिक्चर दिखाई थी, आई होप याद होगा। मेन फर्क क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो कहता है कि क्रिटिकल सेक्शन आपको कहां मिलेगा। ये बात आपको याद रखनी है, क्रिटिकल सेक्शन आपको कहां मिलेगा, लिखो क्रिटिकल सेक्शन जो होता है वो बेस ऑफ द गजेटेड प्लेट इस पर मिलता है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें रखी हैं, कुछ याद रखना है। और एक और चीज मैं इसको कहूंगा, यहां पर ये जो एंगल का रूट है ना, इसको मैं कहूंगा रूट, जो जहां से ये मुड़ता है ये वाला पॉइंट, और रूट ऑफ द एंगल। दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको याद रखना है। बाकी चीजें नहीं आने वाली इससे रिलेटेड एग्जाम में, फिर वो एई की तरफ चले जाता है, एई हम बाद में करेंगे। ठीक है, चले क्लीट एंगल क्यों यूज करते हैं, क्लीट एंगल इज यूज्ड टू कनेक्ट द कॉलम टू द बेस, इट इज नथिंग एल्स। लिख लो, क्लीट एंगल क्यों यूज करते हैं, कनेक्ट कॉलम टू द बेस। ठीक है, बाकी यार वो बच्चों ने कुछ क्वेश्चन पीछे से करे हैं, रेशमा जी बहुत तंग हो रही थी क्वेश्चन को लेकर, टेंशन ना लो, मैं पढ़ूंगा फिर बता दूंगा। बाकी लाइक्स लुइक्स का थोड़ा ध्यान रखो, कम आ रहे हैं, शेयर करते रहो वरना तो दिक्कत में ही फंसोगे आप लोग। ठीक है, और जल्दी मैथ्स की क्लास लेकर आ रहे हैं हम लोग, जल्दी मैथ्स की क्लास लेकर आ रहे हैं। उम्मीद है मैनेजमेंट ने ऐसा प्लान बनाया है कि मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, सलाम अलैकुम, क्या बोल रहे हैं, सलाम अलैकुम सर, अलैकुम सलाम, ऐसे ही कहते हैं ना, वालेकुम सलाम। अरे यार हिंदी नहीं आती, मतलब नमस्कार। गजेटेड प्लेट क्या काम करता है, देखिए क्या होता है, जनरली लोड बहुत ज्यादा होता है यहां पर, तो क्लीट एंगल के टूटने के काम आ जाता है। क्लीट एंगल पर एकदम से जोर पड़ता है जिसके कारण क्लीट एंगल का बेस टूट सकता है, तो उसके लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको सहना, इस चीज के लिए गजेटेड प्लेट का यूज किया जाता है। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बना दो, मैं तो बनाऊंगा नहीं यार। चले, अमित सिंह जी ऋषिकेश से हमारे साथ बने हुए, और एक बच्चा जो है उसका नाम ही ऋषिकेश यादव है। चले क्लास करे क्या ओवर, टेलीग्राम ग्रुप बना ले क्या, हाँ बना लो यार, अच्छी बात है, टेलीग्राम आप लोग बना लो, सारे लोग उसमें जुड़ जाओ। अरे ये जय गौरव शर्मा बहुत दिन से एक चीज पूछ रहे, शेयर की शेयर लेग। देखो क्या होता है जेंटलमैन, शेयर की मैं कहूंगा एक एक्स्ट्रा मेंबर, शेयर की मैं कहूंगा, सपोज मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया और इस स्ट्रक्चर के स्लाइड होने के चांस हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक एक्स्ट्रा मेंबर प्रोवाइड कर देते हैं ताकि वो स्लाइड होने से बच जाए। ठीक है, और शेयर लेग क्या होता है, इसको कहूंगा एक्स्ट्रा मेंबर,
और shear leg की अगर आप बात करते हो, it will be the main member। जो मेन मेंबर्स के अंदर shear force डेवलप होता है, that is defined to be as the shear leg। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बच्चों को आ गया। आई वॉन्ट टू, देखो हाँ आप लोग बना सकते हैं, आप लोग बना सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है, अच्छी चीज है, बनाओ, लेकिन वहां पर बकवास मत करना अपनी। मतलब इतनी बुरी हालत होती है ना व्हाट्सएप ग्रुप की कि आज किसी ने खाना नहीं खाया तो वो व्हाट्सएप पे शेयर करेगा, आज मैंने खाना नहीं खाया। अभी क्या, खाली डाउट्स आने चाहिए। ऐसा नियम रख देना उसका कि अगर किसी ने हेलो तक भी भेजा ना तो ही विल बी ब्लॉक्ड। शी भी ब्लॉक हो सकती है, मतलब ऐसा नहीं कि ही विल बी, वो समझ जाना, सिविल इंजीनियर बनने वाले जो हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा लिखना। एक एटीट्यूड मेंटेन करना, उसके अंदर डेकोरम मेंटेन करना, तो फायदा है। ठीक है, और मुझे मत ऐड करना। ठीक है, चलिए चलते हैं चलते हैं यार, शेयर करो। बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं है, ऐसा ना हो कि तुम लोग बीच में लटकते रह जाओ। तो लटकना मत, शेयर करो, रिस्पॉन्स बढ़ाओ। मैंने बताया भी है, मुझे बच्चे नहीं, मुझे यहाँ पर लाइव चाहिए है। मम्मी पापा को भी कहो पढ़ेंगे, अब वो पढ़ने वाले तो है नहीं, उनके मोबाइल से ही देख लो, लेकिन लाइव बढ़ाओ। मैनेजमेंट को सिर्फ लाइव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी करो आप लोग, शेयर करो इसको। नहीं तो हर घर में 2-3 मोबाइल होते हैं, खाली हो तो उससे खोल के बैठो, कुछ भी करो, बट यहाँ लाइव बढ़ाओ, वरना अच्छा नहीं रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और नंबर वंबर कोई यहाँ पर शेयर मत करना, ये सिविल वाले हैं, समझ सकते हो सिविल वालों के कॉलेज का हाल। ठीक है, तो अच्छा जी, वहाँ से यहाँ आए हो, कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ है, आप वहाँ से यहाँ आए हो। चलते हैं यार, थैंक यू फॉर कंटिन्यूसली वॉचिंग मी इन दिस लेक्चर। जय हिंद, जय भारत, हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, माँ बाप की सेवा जरूर करते रहो। और होली आ रही है तो ज़रा धूमधाम से मनाने की कोशिश करिएगा, तहजीब से मनाने की कोशिश करना, वरना सिविल वालों की होली अलग ही लेवल की होती है। हम समझ सकते हैं, वहाँ होली कम होती है, रंजिशें ज़्यादा निकलती हैं। और भैया लिमिट में करना है। ठीक है, हम समझ रहे हैं, लिमिट आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो चलते हैं, बाय द वे, जय हिंद, जय भारत, बाय।